नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर सारे हिंदुस्तानी और क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसा ज़बरदस्त मैच, सेमीफाइनल भी और फाइनल भी, दोनों पैसे वसूल हो गए। हिंदुस्तान की टीम सेमीफाइनल में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा खेली। बैटिंग बहुत अच्छी थी सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी, लेकिन बॉलिंग सेमीफाइनल में बहुत अच्छी नहीं थी। सिर्फ बुमराह का जो ओवर था या बुमराह की ओवरऑल बॉलिंग को छोड़ दो तो सेमीफाइनल में बॉलिंग हमारे लोगों ने अच्छी नहीं की थी। लेकिन एनीवे स्कोर इतने बैट्समैन ने बना लिए थे कि दूसरी टीम के लिए 253 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनल में तो और भी कमाल कर दिया। बैट्समैन ने तो 253 को भी पार किया, 255 रन, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही। और भैया संजू सैमसन ने तो कमाल कर दिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने इतनी अच्छी बैटिंग, इतने कॉन्फिडेंस की बैटिंग हिंदुस्तान के प्लेयर में शायद नहीं देखी। अभिषेक शर्मा इससे पहले, इस टूर्नामेंट से पहले, बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग करता था। और मेरे जो फेवरेट प्लेयर थे इस टूर्नामेंट से पहले वो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर थे। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद संजू सैमसन भी उसमें ऐड हुआ। ईशान किशन भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, अच्छा बैट्समैन है, अग्रेसिव है। अच्छा, अब क्रिकेट और स्टॉक मार्केट दोनों को मिला के हम बात करेंगे। आप सोचोगे यार क्रिकेट से स्टॉक मार्केट का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने मेरी अगर पहली वीडियोस देखी हों तो मैंने अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, मैं क्रिकेट के एग्जांपल दे के बताता हूँ। तो बहुत अच्छा मौका है अब एक बात को समझाने के लिए कि क्रिकेट क्या है। देखिए, क्रिकेट एक टैलेंट तो है ही है क्रिकेट में, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कॉन्फिडेंस। जिस प्लेयर में या जिस टीम में कॉन्फिडेंस होता है वो ही जीतती है। मैं काफ़ी सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि जिस टीम का देश जो देश फाइनेंशियली अच्छा कर रहा होगा उसके क्रिकेट के प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और वो अच्छा प्लेयर बनेगा। अगर आपने देखा हो कि श्रीलंका की टीम कितना अच्छा खेलती थी, उनकी इकोनॉमी बैठी, टीम भी बैठ गई, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान की कितनी अच्छी टीम हुआ करती थी, उनकी इकोनॉमी डाउन हुई, कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ। ऐसा होता है क्रिकेट में ना, टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन खेलते वक्त कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप खेलते हो तो वहाँ पे आपका टैलेंट तो आपके पास है, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग ए सॉलिड माइंड, तो आपका माइंड बताता है कि आपको ऐसे शॉट मारनी है, तो आपकी बॉडी जो है ना माइंड के मुताबिक काम करती है। तो आप उस पोजीशन में आते हो और उस कॉन्फिडेंस से बॉल को मारते हो, तो बॉल जो है ना बाउंड्री के बाहर। सिमिलरली बॉलिंग के वक्त भी कॉन्फिडेंस लेवल प्लेज ए मेजर रोल। एक तो आपकी कंट्री जो है, आपकी टीम जो है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ये पता हो कि मेरा टीम में जगह मेरी पक्की है और अगर एक मैच में मैंने ना भी स्कोर बनाए तो अगले मैच में मुझे फिर भी खिलाया जाएगा। कई लोग होते हैं अपनी पोजीशन के लिए टेंशन में आ जाते हैं कि अगर मैंने स्कोर ना किए तो अगले मैच में मेरा नंबर रखा जाएगा कि ना, मुझे को निकाल तो नहीं जाएगा। तो इस वजह से वो लोग जो है ना वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर एक कॉन्फिडेंस की गेम है।
जितना आपको भरोसा होगा अपने आप के ऊपर, उतना आप खुल के खेलोगे। खुल के खेलने में एक तो आपको अपनी टीम के या अपने पीछे जो बैट्समैन आने वाले हैं उनके ऊपर भरोसा होगा कि भैया अगर मैं मारते हुए आउट भी हो गया तो मेरे पीछे वाले बैट्समैन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब 7 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर क्यों नहीं रन बना पाते वो बैट्समैन, क्योंकि उनको पता होता है कि भैया अब आगे जो है ना आने वाले जो बैट्समैन हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकेंगे, तो वो घबरा के खेलते हैं तो रन नहीं बन पाते। तो ओपनर्स जो हैं खुल के क्यों खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया 10 प्लेयर पीछे पड़े हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस की गेम है, अगर आप जितने कॉन्फिडेंस से शॉट लगाओगे उतना शॉट आपका परफेक्ट जाएगा। क्रिकेट ले लो, मैं टेनिस खेलता हूँ, टेनिस में भी जिस दिन मुझे पता हो कि मेरी बैक में पेन है या मेरा पार्टनर के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैं डबल्स खेलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आपकी गेम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने स्थान के ऊपर कि भैया मेरा जो पोजीशन है इस टीम में पक्की है, तो आप फिर खुल के खेलते हो। तो खुल के खेलने वाले का नाम है खिलाड़ी। पाकिस्तान की टीम क्यों प्रेशर में आती है, क्यों उनकी जो है टेंशन बहुत है। एक तो टीम में आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है लोगों की, दूसरा उनको अपनी टीम में बने रहने के लिए खेलना होता है, तीसरा उनके ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा लोगों का, और उनकी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो इतना ताकतवर नहीं है। तो कई बातें पीछे, इस खेल के पीछे कई चीज़ें चलती रहती हैं, वो भी प्लेयर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। कई देश हमारे यहाँ आके खेलने को तैयार नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो अब इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना प्लेयरों का, वो इतना हाई है। अरे 250 रन लगातार 2 बार मारने यार 20 ओवरों में, और फाइनल में तो ऐसा लग रहा था शायद ये 270 के आसपास बन जाएंगे। तो खैर बहुत ही खूबसूरत जो चैंपियनशिप जीती इंडिया ने, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। दिल खुश हो गया इंडिया की क्रिकेट देखकर। इवन पाकिस्तान के लोग या और देशों के लोग भी जो मैच देखते हैं उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी कि इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल, गेम प्लानिंग, और कुछ प्लेयर तो मतलब बहुत ही जानदार हैं और बहुत अच्छे से खेली। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस लेवल की बात मैं स्टॉक मार्केट की तरफ लाऊं। स्टॉक मार्केट में भी क्रिकेट की तरह ही अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, आपने कुछ पैसे बनाए हों पहले से ही, और आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका अकाउंट है तो उसमें काफ़ी कमाई हो रखी हो पिछले साल, 6 महीने में, 2 साल में, जैसे क्रिकेट में पिछले कुछ रन बने हों, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फ्री होके आप शॉट्स लगाओगे, चौके छक्के लगाओगे। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। अगर आपके पिछले कुछ 2, 4, 6 महीने, साल में पैसे बन रखे हैं अच्छे, आपका अकाउंट रेड में नहीं बहुत बड़े ग्रीन में है, तो आप में दिलेरी आ जाती है और आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो और अच्छे ट्रेड्स ले पाते हो और उनमें थोड़ा लंबा खेल जाते हो, ज़्यादा प्रॉफिट तक वेट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर नीचे भी आ गया तो कोई बात नहीं, मैं मरने वाला नहीं। अगर आपने पहले से ही नुकसान डाल रखे होंगे और जरा सा मार्केट डराएगी आपको और आप डर के निकल जाओगे, बेच जाओगे। तो इसीलिए जो मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होगा, आप स्ट्रोंगली ट्रेड लोगे, आप अच्छे से ट्रेड लेने की स्थिति में होगे, और वो जो ट्रेड आप ले लोगे तो फिर उससे आप हिलोगे नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और आपके पीछे बैकअप भी है। देखो, पैसे से ही सारी बात बनती है। अगर आपके ने लीवरेज यूज़ कर रखी हो, पीछे बैंक में पैसे ना हो और आपको पता अगर डाउन हो गई मार्केट तो और आपके लिए कहीं से पैसे अरेंज कर पाना मुश्किल होगा, मार्जिन कॉल आ जाएगी, तो फिर आप घबरा के खेलते हो, फिर आप जल्दी से काट देते हो सोते लॉस वाले। तो अगर आपके पास पीछे बैकअप खूब पड़ी हुई है, पैसा आपने अच्छा बनाया हुआ है, आपको पता कोई बात नहीं यार, तो फिर पैसा खुला बनता है।
जैसे क्रिकेट में चौके छक्के लगते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, अगर आपके में कॉन्फिडेंस लेवल हो। नॉलेज तो है ही है, जैसे क्रिकेट में टैलेंट तो होना ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे जैसे आदमी को वहाँ पे खड़ा कर दो कि भैया कॉन्फिडेंस है आप में तो लगाओ आप छक्के चौके, तो नहीं, टैलेंट भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो टैलेंट के साथ साथ उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, सही स्टॉक सिलेक्शन करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, और उस कैपेबिलिटी के साथ साथ अगर कॉन्फिडेंस भी जुड़ जाए आपके साथ कि आपको नॉलेज है क्या कर रहे हो आप, पीछे पैसे की भी बैकअप है, फिर आप पैसा खुला बना सकते हो, फिर चौके छक्के लगा सकते हो, फिर आप संजू सैमसन बन सकते हो और चैम्पियनशिप जीत सकते हो। ये तो हुई दोस्तों बात स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की। तो 2C, क्रिकेट एंड कॉन्फिडेंस, याद रखना, C से क्रिकेट, C से कॉन्फिडेंस, कोई भी स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अब हम थोड़ा वार की तरफ आ जाते हैं कि जो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका ने वार शुरू किया हुआ है, तो उसके कारण काफ़ी स्टॉक मार्केट में उथल पुथल, नीचे जा रही हैं मार्केट्स काफ़ी, और ऑयल के भाव भी, आज मैंने जो देखा ऑयल के भाव में भैया $120 का सुबह भाव था। आज है मंडे, अमेरिका में मंडे शाम का टाइम है, मार्केट बंद हो चुकी है, 9 मार्च का मंडे का टाइम है। तो आज सुबह तेल $120 क्रूड ऑयल हो गया था, और शाम को फिर एक ऐसा हुआ, कुछ आफ्टरनून में मार्केट चलते हुए ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। तो $84 का बैरल जो है ऑयल आ गया, 120 से $84 6 घंटों के अंदर अंदर। ऐसी फ्लक्चुएशन तेल में मैंने नहीं देखी। उसका कारण ये है दोस्तों कि ट्रंप साहब जो है ना, मुझे मालूम था बहुत अच्छे से कि कुछ ना कुछ अभी ट्रंप साहब जो है ना वो कमज़ोरी दिखाएंगे, क्योंकि तेल का भाव बढ़ रहा है और अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर रही है, और दो प्रेशर ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। एक तो मिड टर्म इलेक्शन है इस साल नवंबर में, तो उसकी वजह से तेल का भाव जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, और अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है स्टॉक मार्केट फिर गिरती है, और स्टॉक मार्केट गिरने से ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इलेक्शन वाले साल में ट्रंप कैन नॉट अफोर्ड कि किसी भी तरह से तेल का भाव बढ़े, क्योंकि ये तेल के कारण ही तो बहुत बातें करता है। देखो जी, $2.5 का पेट्रोल पंप के ऊपर गैलन मिल रहा है, इतना सस्ता दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये ब्रैग करता ट्रंप हमेशा तेल के बारे में। तो अब तेल जब बढ़ गया तो फिर पेट्रोल पंप के ऊपर भी तो तेल बढ़ेगा ना, तो इसलिए ही कैन नॉट अफोर्ड। दूसरी बात, जो दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात और कुछ देशों के ऊपर जो ईरान ने कुछ मिसाइल्स फेंकी, तो उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है कि भैया तुमने हमसे सलाह किए बगैर वहाँ पे बम गिराने शुरू कर दिए। इन्होंने यूएई के साथ या और अपने जो फ्रेंडली दो देश हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई सलाह नहीं की, और उनके यहाँ अब खतरा पैदा हो गया। मिसाइल ईरान ने मारे, ईरान भी तो मरता क्या ना करता, अमेरिका तक तो उसकी पहुँच नहीं सकती मिसाइल्स, तो उसके पास फिर ऑप्शन क्या है। अमेरिका के बेसिस जो हैं उन देशों में, वहाँ पे मिसाइल्स फेंके, और कुछ जो है इजराइल के ऊपर भी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। तो जितना इन्होंने कमज़ोर समझा था ईरान को, वो उतना ईरान कमज़ोर निकला नहीं। वहाँ के लोग जो है ना, इनको था कि जैसे इराक में गए थे ना, सद्दाम हुसैन को गिराया था और सारी पब्लिक जो है वो नाचने लग गई थी, तो ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में लोग एंटी अमेरिका व्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनके, तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो झुकने वाली बात पे मुझे अपना देश का प्रधानमंत्री याद आ गया। भाई 56 इंच का सीना था, तो झुकेंगे नहीं हम किसी के आगे। तो खैर ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग निकला और वो झुका नहीं। तो अब इनको था कि वो सरेंडर कर देंगे, अपना बंदा वहाँ पे खड़ा कर देंगे हम, लेकिन वो नहीं हुआ।
और प्रेशर 2-3 तरफ से जब पड़े तो आज ट्रंप साहब के लिए बड़ा ज़रूरी था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट देते, ऐसा कुछ कहते। कल या परसों तक तो ट्रंप साहब कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, हम आखिर तक जाएंगे। तो आज इनकी आफ्टरनून में स्टेटमेंट आई कि भैया युद्ध जो है, वार इज़ ऑलमोस्ट ओवर, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा युद्ध। तो इतना बड़ा यू टर्न, तो ही इज़ ए मास्टर ऑफ यू टर्न। ट्रंप साहब मास्टर हैं यू टर्न के। तो इन्होंने एक ऐसा यू टर्न लिया और अब मार्केट रिकवर कर गई। अमेरिका की मार्केट लगभग 1000 पॉइंट डॉ जोन्स डाउन था मार्केट खुलने से पहले, लेकिन पॉजिटिव में बंद हुआ। अब कल कैसा होता है देखा जाएगा, लेकिन ईरान आगे से मानता है या नहीं मानता ये भी बड़ी बात है। लेकिन एटलीस्ट इनकी तरफ से जो है थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से सच्चाई जो है इनको अब सामने आ गई है। दुबई, सऊदी अरेबिया, इनकी तरफ से भी प्रेशर है कि भैया आपको तो कुछ नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। तो नुकसान एक्चुअली यहाँ भी हो रहा है। अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है लोगों को, और यूएई में प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग और एयरलाइंस अमेरिका की भी बहुत नुकसान में आ रही हैं क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही। तो बड़ा मुश्किल स्थिति थी। तो ऐसा जो ऑयल ने सारा काम बिगाड़ दिया। एक बात और आपको बताऊं ऑयल के बारे में, फ्राइडे को दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के ऑयल रख लिया था कि वीकेंड के ऊपर, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था कि हम युद्ध अभी लंबा खींचेगा। तो तेल जो है उसके जो ऑयल में बहुत सारी प्लस पोजीशन बना ली थी रिटेल इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे को, कि सैटरडे संडे को और तेज हुआ भी, संडे को रात को तेज हुआ भी। तो मंडे को जब तेज हुआ तो एकदम से जब नीचे आया तो भैया इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। आप बताओ 120 से $84 आ जाए 4-5-6 घंटों में, तो कौन बंदा पैसा कमा सकता है? कोई इन्वेस्टर पैसा कमा सकता है? तो जो इन्फॉर्म्ड पीपल थे उनके लिए तो भैया चांदी हुई। तो ऐसा ही हमेशा चलता है ट्रंप साहब के साथ कि जब भी कोई चीज़ होती जा रही है तो ये एकदम से यू टर्न लेते हैं और मार्केट एकदम से फ्लिप कर जाती है। तो मार्केट रिकवर हुई। अब ट्यूसडे को मार्केट कैसी रहती है, अब ये डिपेंड करेगा इजराइल क्या कहता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो डिक्लेयर किया आज पैनिक होके, तो इजराइल तो उसके साथ एग्री नहीं करेगा और ईरान भी नहीं मानेगा। तो वैसे दोस्तों अब युद्ध के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो ये वार होते हैं ना, किसी भी देश में पॉपुलर नहीं होते। अमेरिका में तो बिल्कुल भी ये वार पॉपुलर नहीं होते। हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देते हैं। अग्रेशन। लड़ना किसने है? प्रेसिडेंट ने नहीं लड़ना। लड़ना किसने है? फौजियों ने। चाहे किसी भी देश के फौजी हों, तो फौजी कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। देखो फौजी का काम क्या है, हमारी किसी भी डिफेंस फोर्सेस का, किसी भी देश की, ये मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो फौज होती है किसी भी देश की, फौजी जो होते हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए होते हैं, ना कि अग्रेशन के लिए होते हैं। कि आप अपने मकसद पूरे करने के लिए वहाँ पे किसी जगह पे जाके बच्चे मार दो, या क्या, ये भी तो इंसान है ना। अब जिन फौजियों ने या जिन्होंने भी वहाँ पे बम फेंके और वहाँ पे बच्चे मरे किसी भी देश में, तो भैया उनके अंदर भी तो सोल है, आत्मा है। उनको भी तो महसूस होता है कि भैया ईरान ने हमारा क्या बिगाड़ा है। ईरान ने अमेरिका के ऊपर कोई भी मिसाइल नहीं चलाया। इराक के ऊपर कहा था जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। कभी सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो भैया क्यों आप एक छत्ते में हाथ डाल रहे हो? एनीवे, तो किसी भी देश की फौज जो है ना, अपने देश की डिफेंस के लिए होती है, ना कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। वो ज़माने थे जब राजा महाराजाओं का ज़माना था ना पहले, तो वहाँ फौजी जो थे ना, इनके स्लेव्स होते थे। तो फौजियों के पास ऑप्शन कोई नहीं होता था कि भैया लड़ो। तो राजा महाराजा अपनी टेरिटरी जो है बढ़ाने के लिए,
अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कि तब क्या होता था कि ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। तो अब वो ज़माने नहीं रहे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग ये पूछते हैं, डेमोक्रेसीज हैं, पूछते हैं कि भैया क्यों आप ये कर रहे हो। और आपको शायद इंडिया में लोगों को या दूसरे मुल्कों में लोगों को नहीं पता होगा, अमेरिका में इतने लोग वार के खिलाफ थे, मैं कितनी वीडियोस दिखा सकता हूँ आपको। कांग्रेस मैन जो जहाँ भी बोलते थे ना, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस मैन या सेनेटर्स, तो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स आ जाते थे, प्रोटेस्टर्स उनको गालियाँ देते थे। एक फौजी जो है अमेरिका का, वो कह रहा है, एक हमारे कांग्रेस मैन को कह रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कह रहा है कि भैया मेरी वाइफ पैलेस्टाइन से है, तो बताओ मेरी वाइफ पैलेस्टाइन से है, मैं क्या करूं, मैं बम फेंकूं वहां। तो मेरा मतलब लोगों के सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते भी आप क्यों बच्चे मार रहे हो दूसरे मुल्क में जाके, क्यों अग्रेशन कर रहे हो। तो ऐसी अग्रेशन जो है ना जब होती है तो ये वार पॉपुलर नहीं होते किसी भी देश में। तो जो पब्लिक ओपिनियन है, चाहना तो इन्होंने लोगों के पास ही है ना वोट देने के लिए, तो अमेरिका में लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वार हो। 10-15% को छोड़ दो आप, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। एक तो देखो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, हमारे पैसे से ये वार लड़ते हैं ना। अब सुनने में आया था आज कि भाई $1 बिलियन पर डे का अमेरिका का खर्चा हो रहा है ये वार के ऊपर। $1 बिलियन आगे कर्जे पे अमेरिका की गवर्नमेंट है, और लोगों के पास जो है कर्जे में लोग भी हैं। तो ऐसे में आप अगर इस वार के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो, अब इराक वार पे कितने लोग हमारे फौजी मरे, है ना, तो हमने वहाँ से क्या पाया, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं मिले, और हमें वहाँ से तेल भी नहीं मिला, एक बूंद भी इराक से तेल हमारे अमेरिका में नहीं आई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब फौजी मरते ना, 6 फौजी अमेरिकन इन्होंने दिखाए हैं कि मरे हैं, बताए हैं, तो भैया उनकी फैमिलीज यहाँ पे जंगल की आग की तरह ये नफरत फैल जाती है। एक भी फौजी मरे तो उसके साथ कितने लोग कनेक्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर वो जो उनकी, भाई किस लिए मरे, वो किस लिए मरे, अपने देश को बचाते हुए मरे क्या? नहीं, अग्रेशन करते हुए मरे, दूसरे देश पे आक्रमण करते हुए मरे। तो ये तो कोई मतलब फौजियों का काम नहीं है कि आप किसी देश के ऊपर चढ़ दौड़ो, है ना। अब वही, अब आपको समझ आ रही है कि जो इंडिया में मेरे दोस्त हैं, जब मैं कहता था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा था, तो वहीं भी यही हालात है, वहां पे भी इनोसेंट लोग मरते। अगर और कंटिन्यू रखता ये युद्ध जो रिसेंटली हुआ, या पिछले भी जितने युद्ध हुए, जो भी अग्रेसर होता है वो दूसरे मुल्क में जाके जब इनोसेंट लोगों को मारता है, तो भैया उनकी आह, उनका दुख, फौजी भी अगर मरते हैं, अगर हम पाकिस्तान के फौजी भी मारते हैं, तो वहां के फौजी क्या कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अमेरिका के जो फौजी आक्रमण कर रहे हैं इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर, या और किसी देश के ऊपर, तो उनके पास कोई ऑप्शन है? जो फौजी है उसके पास ऑप्शन नहीं है, डिसाइड नहीं वो कर सकता कि मुझे कहाँ आक्रमण करना है। डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स। फौजी को तो लड़ना पड़ता है। तो फौजी के लिए आप ईमानदारी से, आपको बता रहा हूँ मैं, जितने मैं फौजियों से मिला हूँ, फौजियों के दिल में दूसरे देश के फौजियों के प्रति सहानुभूति होती है, क्योंकि उनको भी पता है उनके, हमारे भी पीछे बच्चे हैं, हम जब लड़ने जा रहे हैं तो हमारे भी बच्चे हमारे लिए प्रे करते हैं कि हमारे पापा या मम्मी फौज में जो लड़ने गए हैं तो वापस ठीक ठाक घर आए। उनके भी माँ बाप प्रे करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इसी तरीके इंडिया के फौजी, उनके फैमिली मेंबर्स प्रे करते हैं कि लड़ने के लिए गए हैं तो सेफ वापस आएँ। पाकिस्तान के फौजियों की भी माँ बाप, उनकी भी बीवियाँ, बच्चे इसी तरह से प्रे करते हैं। तो फौजी हर देश का जो है ना, उसको सल्यूट है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं, वो अपने मालिकों की मर्जी से लड़ने के लिए फील्ड में जाता है और जान अपनी देता है। तो हर फौजी को सल्यूट है, चाहे वो किसी भी देश का हो।
और इनोसेंट लोग जब मरते हैं ना, किसी भी देश के आक्रमण, किसी देश के साथ जब आक्रमण हो, इनोसेंट पीपल जहाँ भी मरते हैं, चाहे वो कश्मीर में मरे, पहलगाम में मरे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मरे, बलूचिस्तान में मरे, बांग्लादेश में मरे, हिंदुस्तान में मरे, इराक में मरे, ईरान में मरे, या इधर इज़राइल में मरे, इनोसेंट लोग जब भी मरते हैं ना, तो इंसानियत मरती है, उनका कोई कसूर नहीं होता। अब ईरान में कुछ बच्चे, स्कूल की बच्चियां थी, उनके ऊपर अगर बम, जो फोटो मैंने देखी, अगर वो सच्चाई है, उनका क्या कसूर है? तो युद्ध करने वाला जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी होगा ना, वो जालिम होता है। बातचीत से मसले हल करो। युद्ध की नौबत तब आती है जब आपकी कूटनीतिज्ञता जो है ना, फेल हो जाती है, आपके पास और प्रेशर्स हैं। तभी मैं कहता हूं कि इंडिया को भी अपने पड़ोसियों से दोस्ती रखनी चाहिए। उनके ऊपर और तरह के प्रेशर आप डाल सकते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं, आप और तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, उनको टेबल पे बिठा सकते हैं, बातचीत करके मसले का हल करना चाहिए। किसी तरह का युद्ध जो है ना, बहुत ही अनपॉपुलर होता है लोगों के दिलों में, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब लोगों को मूर्ख बना देते हो कि भैया ये पाकिस्तान ने किया, ये तो अटैक कर दो, तो लोग तो अपना मीडिया की बात सुन के बह जाते हैं उस बाब में कि भैया ये सच ही बोल रहे होंगे। और सच तो भैया ये बोलते नहीं ना, सच तो आपको बताते नहीं, सच तो ये अब मैं क्या, फिर मेरे को ना नीचे लोग बहुत कहते हैं कि भैया आप हिंदुस्तान के, ये मोदी साहब के जो भक्त हैं, वो भैया सब दुनिया को सब नज़र आ रहा है जो, तो मेरे कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं नहीं कहूँगा तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या आपको सच्चाई नहीं नज़र आ रही? एब्सटेंट फाइल में क्या है? या मोदी साहब किस तरह से झुक गए हैं, अपना देश सरेंडर कर दिया है उन्होंने ट्रंप साहब के सामने, तो क्या दुनिया देख नहीं रही? मैं नहीं कहूँगा तो सच्चाई बदल जाएगी? आप नहीं देखना चाहते तो ना देखो। मैंने तो पहले दिन कहा है, जो मोदी के भक्त हैं भैया मेरा चैनल मत देखो, अंधे भक्त हैं जो सच्चाई को नहीं मानना चाहते। मेरे साथ मुद्दे की बात करो। नीचे एक कमेंट, एक बंदा मेरे खिलाफ बोलने लग गया कि तू अमेरिका में रहता है, तू इंडिया के खिलाफ बोलता है। भैया मेरे को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर बात करो। मेरे खिलाफ, पर्सनली मेरे खिलाफ बात करने का कोई फायदा नहीं है। इंडिया में यही तक, जहां तर्क खत्म हो जाए ना, तो वो पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। पर्सनल मेरे पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जो बात है ना, उस बात के ऊपर बात करो। अब मैं इंडिया कहता हूँ, स्टॉक मार्केट है इंडिया की, मैं कह रहा हूं कि भैया इंडिया की स्टॉक मार्केट के फंडामेंटली वीक है, उसमें कोई, अब स्टॉक मार्केट के इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को बहाना चाहिए नीचे जाने का। ट्रेड डील होती है, ऊपर जाती है, फिर वापस आ जाती है। ईरान वार हुआ तब नीचे। भैया इंडिया की मार्केट में चिंगारी नहीं है, इंडिया की मार्केट में कोई करंट नहीं है ऊपर जाने वाला, इसीलिए नहीं जा रही। तो लोग मुझे कहते हैं आप इंडिया के मार्केट में बारे में बुरा क्या? अब पिछले 24, मिडल 24 से ले लो, आज 26 का मिडल आने वाला है। 2 साल से बताओ किसने कितना इंडिया में ग्रो किया पोर्टफोलियो, किसका कितना ग्रो किया पोर्टफोलियो, किस म्यूचुअल फंड में रिटर्न आया? तो मेरे कहने से कोई बदल थोड़ी जाएगा। और साल पहले जहां मार्केट थी, अब वहां से भी नीचे है इंडिया की मार्केट, जबकि दुनिया की मार्केट तो बहुत ऊपर जाके थोड़ी नीचे आई ना, करेक्ट हुई है सारी दुनिया की मार्केट। तो मेरे कहने या ना कहने से मार्केट ने ऊपर जाना या नीचे जाना नहीं है। मैं तो वो बताता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है और जो मैं कहता हूँ वही हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, इंडिया की मार्केट में जो ईंधन होता है, किसी चीज़ को जलने के लिए ईंधन होता है, इंजन को चलने के लिए, तो इंडिया की मार्केट में ईंधन की कमी है, ग्रोथ नहीं है। फंडामेंटली इंडिया की मार्केट वीक है। तो क्या कारण है भाई, क्यों नहीं बढ़ी पिछले 1.5-2 साल से? अब कहते हैं 8% की ग्रोथ है। अब भैया सबको पता है ग्रोथ कौन सी है।
ये निकम्मी गवर्नमेंट है इंडिया की। अब इतनी बुरी तरह से ये फेल हुए हैं, इनका फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, इनकी चुप्पी साधी हुई है। अब ईरान के साथ जब वार हुआ, ईरान हमेशा इंडिया का पुराना दोस्त है भाई साहब। पाकिस्तान के वार के दौरान ईरान वाज द कंट्री जिसने इंडिया के साथ खड़े हुआ, वो इंडिया के साथ दिया उसने हमेशा। आज हम इजराइल की गोदी में बैठ गए हैं, पापा बना लिया उनको हमने, और ईरान की फेवर में एक स्टेटमेंट अपने किसी पॉलिटिशियन की नहीं आई कि भैया इट इज़ एन एग्रेशन। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिका का नागरिक हूँ, कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एग्रेशन, रोंग है ये वार, ये गलत वार है, वार के खिलाफ हूँ मैं, बोल रहा हूँ। तो आप भैया इंडिया में बैठ के आपकी ज़बान जल जाती है क्या एक स्टेटमेंट देने में कि भैया ये अग्रेशन या नाजायज़ लोगों की जानें जो ईरान में गई हैं, या अग्रेशन हुआ है ईरान के ख़िलाफ़, हम उसको निंदा करते हैं। निंदा ही तो करनी है आप, और भी तो पहले भी तो ऐसे ही करते हैं, किसी घटना हो जाती है तो निंदा ही करते हैं आप, काम तो करते कुछ नहीं। तो अब इसकी निंदा तो कर दो, खड़े तो हो जाओ ये कहने के लिए कि भैया ये नाजायज़ है। लेकिन एक दिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ थे इजराइल में, दूसरे दिन अटैक हुआ और उनको पता ही कुछ नहीं था कि भैया अटैक होने वाला है। हम भैया ईरान के बहुत पुराने दोस्त हैं। ईरान की दोस्ती जो है ना, हिस्ट्री जिन लोगों को पता है कभी देख लेना हिस्ट्री, ईरान की दोस्ती पक्की दोस्ती होती है जिसके साथ होती है, और हमारी बहुत मदद की है इन्होंने, ईरान ने। इंदिरा गांधी के वक्त, पुराने वक्तों में बहुत इन्होंने हमारे हर युद्ध में, बांग्लादेश का वार हुआ, पाकिस्तान के जितने वार हुए, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडिया के साथ खड़ा रहा। ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया की फेवर में इन्होंने वोट की, ईरान ने हमेशा। आज हम उसके ऊपर जो आक्रमण हुआ है नाजायज़, उसके लिए हम दो शब्द भी सहानुभूति के नहीं बोल सकते। तो कहाँ गई 56 इंच का छाती, चौड़ी छाती कहाँ? तो भैया सच्चाई को पहचानो, और सच्चाई अगर नहीं तुम्हें समझ आती तो कोई उनका चैनल देख लो, जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं, उनकी फेवर में बात करते हैं, सच्चाई की नहीं बात करते, बुरी से बुरी बात भी अगर वो कर दें तब भी आप उनकी फेवर के में आपने बोलना होता है, सुन नहीं सकते आप उसके खिलाफ। तो भैया सच्चाई यही है कि किसी भी तरह का वार गलत होता है, गलत को गलत कहना, दम चाहिए होता है उसको कहने में। तो अपना सब कुछ सरेंडर नहीं कर दिया जाता। जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को सरेंडर किया है ना, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, 150 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, किस तरह से सरेंडर किया, चुप्पी ही साध ली। जब टैरिफ वाली डील हुई उसके बारे में एक लफ्ज हमारे किसी लोग ने इंडिया में नहीं कहा, और ये कहता रहा। एक तो बड़ी गंदी स्टेटमेंट एक यहाँ पे किसी ने दी मोदी साहब की टांगों के बारे में, आप लोगों ने देखी होगी। तो तब भी उसके बावजूद भी इनका कोई जवाब नहीं आता। तो फिर ऐसी कमजोरी, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है ऐसी? तो भैया मार्केट इंडिया की कमज़ोर है, और अभी 4-6 महीने जब भी तेज़ी आए तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया की मार्केट अभी ऐसे ही है, सेल द रैली वाली मार्केट है। जब तेज़ी आनी होगी ना इंडिया में, ये नहीं कि कभी नहीं आएगी, जब आनी होगी तो मार्केट अपने आप आपको बताएगी। जरा सी नीचे मार्केट जाएगी, बाइंग आएगी नीचे से, तो पता चल जाता। अब अमेरिका की मार्केट का पता चलता है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग है। जब नीचे डिप आता है, नीचे से बाइंग आती है, डिप आता है, नीचे से बाइंग आती है। एक शेयर नीचे, दूसरा ऊपर, इंडेक्स वहीं का वहीं। नीचे से जो है चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियोज हो रहे हैं, एक सेक्टर बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है या वो थोड़ा नीचे आता है, दूसरा सेक्टर चढ़ने लग जाता है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट सॉलिड है, तो नज़र आता है। वी आर एक्सपीरियंस पीपल, हमें इंडिया के भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनको सब नज़र आ रहा है। ये जो होते हैं ना जिनको पता कुछ नहीं होता, पता ही कुछ नहीं होता, ABC नहीं पता होती,
वो सिर्फ इमोशंस, झूठे इमोशंस जैसे होते हैं ना कि भैया इंडिया की मार्केट नहीं, इंडिया की मार्केट नीचे नहीं जा सकती, नीचे नहीं। भैया जा रही है, गई है। 2 साल से बताओ मुझे रिटर्न आया कि नहीं आया, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं। इंडिया की मार्केट 18,000 से 26,000 हो गई हो निफ्टी 50, और मैं फिर भी कह रहा हूं इंडिया की कमजोर है, तो फिर तो मैं झूठ बोल रहा हूं। और भैया नहीं हुई ना। एट द सेम टाइम वेयर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स वर फ्लोरिशिंग, ऑल वर्ल्ड मार्केट्स वर हीटिंग अप, ऑल टाइम हाई जा रही थी, तब भी इंडिया की मार्केट नहीं चली। तो अब भी 6 महीने, साल अभी चलने की उम्मीद नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ईंधन इसमें डाला जाए, कोई ऐसी चीज डाली जाए इसमें जो मार्केट को तेजी की तरफ लेके जाए। तो युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं होता दोस्तों। मेरी पॉलिसी हमेशा से ही क्लियर रही है कि किसी भी इनोसेंट आदमी की जान किसी भी देश में नहीं जानी चाहिए। जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल है उसको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने कानून, अपने तरीके दूसरे देश में क्यों लागू करना चाहते हो। उनका अपना कल्चर है, उनका अपना तरीका है सोचने का, अपना रहने का उनका अलग से अपना तरीका है, उनको रहने दो। हमारे लिए तो खतरा नहीं ना है। तो ठीक है दोस्तों, होपफुली मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए और ये युद्ध जो है ये किसी तरह शांत हो जाए, ताकि डर में लोग ना रहें, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो ईरान के हों और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हों। सारे लोगों को शांति से, आराम से सोने का हक है, घूमने का हक है। तो इस तरह से ये जो अग्रेशन है ना, अच्छा नहीं है। तो लोग ऐसे पॉलिटिशियंस को दंडित करेंगे। अभी लोगों में आत्माएं हैं, अमेरिका के लोग इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप लोग ये समझते हो कि अमेरिका में लोग जो हैं वो इस युद्ध के, इस अग्रेशन के, इस किलिंग्स के फेवर में हैं, तो आप गलतफहमी हुए। Majority of Americans are against these kind of innocent killings. They have been against it, they are against it, they will continue to be against it. नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।